नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपका सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं एक और राजनीतिक विश्लेषण की कड़ी। हालांकि इसमें राजनीति ही नहीं बल्कि कुछ खास ऐसे ऐलान है, ऐसी घोषणाएं हैं जिसका असर आने वाले समय में लोकसभा चुनाव 2024 पर पड़ना तय है। इसलिए मैं इसे एक राजनीतिक विश्लेषण की कड़ी ही मान रहा हूं। देश में पहली बार रिकॉर्ड 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। जी हां, यह पहली बार है देश के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल पहली बार 5 ऐसे प्रमुख शख्सियतों को भारत रत्न देने की घोषणा की है जिनका देश के विकास में अलग अलग क्षेत्रों में बड़ा योगदान रहा है। इनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम शामिल हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस ऐलान को साझा किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पी.वी. नरसिम्हा राव और मशहूर वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अन्य पोस्ट में एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजे जाने की भी घोषणा की। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ दिनों पहले ही मोदी सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। आइए जानते हैं आखिर इन शख्सियतों का क्या योगदान रहा है राजनीति में, सामाजिक जीवन में, देश के विकास में। सबसे पहले बात करते हैं आज ऐसे 3 नामों की जिनकी घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। चौधरी चरण सिंह। 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे। यह भारतीय राजनीति का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष रहा है कि ऐसे स्कॉलर व्यक्ति, ऐसे बड़े सूझबूझ और दूरदर्शी राजनीतिक को भारत के प्रधानमंत्री के पद पर केवल 23 से 24 दिन ही रहने का मौका मिला था। वह पहली बार 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने 1946, 1952, 1962 और 1967 में निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, पहले 1967 और फिर 1970 में, और वो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में देश के गृह मंत्री भी रहे हैं। अब बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव की। पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। उनका जन्म 1921 में आंध्र प्रदेश के करीमनगर में हुआ था और उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। एक कृषक और वकील के रूप में उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया। पीवी नरसिम्हा राव देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। उन्हें देश में आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है। पीवी नरसिम्हा राव ही वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत में आर्थिक सुधारीकरण का प्लेटफॉर्म तैयार किया और उनके कार्यकाल में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे वित्त मंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नया आयाम दिया।
पीवी नरसिम्हा राव को राजनीति के अलावा कला, संगीत और साहित्य आदि विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी समझ रखने वाली शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें कई भाषाएं आती थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो 14 भाषाओं के ज्ञाता थे और सभी भाषाओं का बोलचाल में वो बखूबी इस्तेमाल करते थे, जिसका प्रदर्शन उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में किया था। हालांकि पीवी नरसिम्हा राव इससे पहले देश के कैबिनेट मंत्री के रूप में कई विभागों में नेतृत्व कर चुके हैं और उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। खासकर मानव संसाधन मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सदैव देश की शिक्षा के इतिहास में जाना जाता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। उनका पूरा नाम मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन था। 1972 और 1979 के बीच डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारत सरकार में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में काम किया। कृषि जगत में उनके अहम योगदान के चलते उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। इनमें 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में प्रतिष्ठित है, और 1987 में उन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार भी दिया गया है। उन्हें 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। वास्तव में एमएस स्वामीनाथन ही ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने देश में हरित क्रांति लाया और उसे सफल कर दिखाया, और वही हरित क्रांति जिसके कारण भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बन पाया। अब बात करते हैं दो ऐसी शख्सियतों का जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही घोषणा की थी भारत रत्न से सम्मानित करने की। उनमें सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी इस देश के राजनेताओं में से वरिष्ठतम नेताओं में से माने जाते हैं। पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने का ऐलान कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने किया था। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी 1986 से 90, 1993 से 98 और 2004 से 5 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। लगभग 3 दशकों के संसदीय कैरियर में आडवाणी 1999 से 2004 तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में पहले गृहमंत्री और बाद में उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी ऐसी शख्सियत है जिनका छाप भारतीय राजनीति पर अमिट है और उन्होंने देश को एक अलग दिशा दी है, एक अलग प्रकार की सोच दी। लाल कृष्ण आडवाणी ही वो राजनेता हैं जिन्होंने इस देश में राम मंदिर आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करने में वो कामयाब रहे। उस दिशा में उन्होंने यहाँ के लोगों को सोचने को मजबूर कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी ही वो राजनेता हैं जिन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में, यानी उनके राजनीतिक कार्यक्रम में राम मंदिर निर्माण को शामिल करवाया था। इसके बाद बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर की। जी हाँ, आज की पीढ़ी संभवतः उनके बारे में अवगत नहीं होगी। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को सबसे पहले भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। कर्पूरी ठाकुर 1970 के दशक में 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। पहले दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और फिर दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सहित राज्य के कई वर्तमान पीढ़ियों के वरिष्ठ नेताओं के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने अपने अल्पकालिकाल, हालांकि वो बहुत कम समय तक मुख्यमंत्री 2 बार बने और बिहार की राजनीति इस तरह से थी जिसमें वो फिट नहीं बैठ पाती थी, जिसके कारण से उनकी सरकार गिरा दी जाती थी। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर ने अपने उस अल्पकाल में भी जिस प्रकार के निर्णय लिए, खासकर रिजर्वेशन से संबंधित, जो देश को एक नई दिशा उन्होंने दी थी, जिस पर आज पूरा देश, अलग अलग राज्य उस पर अमल करने को आतुर है, वो कर्पूरी ठाकुर ही थे जिन्होंने एक अलग प्रकार का फॉर्मूला, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित का एक ऐसा फॉर्मूला बिहार को दिया जिस पर आज देश आगे बढ़ने को तैयार है। केंद्र की राजनीति में भी उनके उस आरक्षण पॉलिसी की चर्चा
होती है। तो ये थे वो सभी शख्सियत, 5 शख्सियत जिनको कि प्रधानमंत्री ने भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। अब मैं इसका कुछ राजनीतिक पक्ष आपके सामने रखना चाहता हूं। राजनीतिक पक्ष में अगर मैं बात करूं, केवल इसमें एम एस स्वामीनाथन को छोड़कर या फिर लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर, तो चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जो जाट समाज से आते हैं और किसानों के देश के अब तक के सबसे बड़े नेताओं में जाने जाते हैं। उनका जीवन सदैव किसान की समस्याओं, उनके विषय को लेकर डेडिकेटेड रहा है और वो हमेशा किसान की राजनीति ही देश में करते रहे हैं। चौधरी चरण सिंह, ये भारतीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य रहा है कि उनको बहुत कम समय तक प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। हालांकि उससे पहले जब उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने, तब भी बहुत कम समय तक वो मुख्यमंत्री वहां रह पाए। लेकिन ऐसा ऐसा माना जाता है कि अगर चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री 5 वर्ष तक, यानी कम से कम एक पंचवर्षीय योजना तक भी वो प्रधानमंत्री रहते, तो शायद देश में किसानों की जो हालत आज है वैसी हालत नहीं रहती, क्योंकि वो किसानों की समस्याओं के प्रति बड़े संवेदनशील रहते थे। ऐसे में हालांकि उनका संबंध पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रहा है, लेकिन किसानों की दृष्टि से देश पर उनकी छवि को लेकर उनका राज हमेशा रहता था किसानों के दिलों पर। और इसका सीधा असर आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिलेगा। इसका स्पष्ट संकेत चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने भी दे दिए हैं, यह कहकर कि प्रधानमंत्री ने दिल जीत लिया। इससे संभावना अब यह जताई जा रही है कि जयंत चौधरी अब भाजपा के साथ चुनावी गठबंधन को लेकर तैयार हो सकते हैं और जल्द ही इस पर कुछ निर्णय लिया जा सकता है। रही बात हरियाणा की, जहां जाट वोट बैंक भी काफी अधिक है, यानी लगभग 20 से 24% के आसपास जाट वोट हैं और इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है। एक समय था जब चौधरी चरण सिंह का जाट समाज पर एक छत्र राज था, उनका सिक्का चलता था, उनके इशारे पर ही जाट समाज जिधर वो कहते थे उस तरफ जाट समाज चलने को आतुर रहते थे। लेकिन बाद के समय में हालांकि उनके ही शागिर्द में से चौधरी देवीलाल भी थे, उनका भी असर यहाँ हरियाणा पर रहा था। और ये माना जाता है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद चौधरी देवीलाल को भी भारत रत्न देने की मांग अब जोर पकड़ने वाली है। चौधरी चरण सिंह चौधरी चरण सिंह का असर, उनको भारत रत्न देने का असर हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ रोहतक, सोनीपत, हिसार, भिवानी के साथ साथ कुछ गुरुग्राम में भी, फरीदाबाद में भी और दक्षिण हरियाणा में भी इसका कुछ असर देखने को मिलेगा, जहां जाट वोट बैंक काफी हावी है। और प्रदेश के करीब 30 से अधिक ऐसे विधानसभा सीटें हैं, क्षेत्र हैं, जिन पर की जाट समाज की जो वोट हैं वो निर्णायक माने जाते हैं। ऐसे में इसका असर यहाँ पड़ना लाजिमी है। लेकिन अगर अगर लोगों का ये मानना है कि अगर चौधरी देवीलाल को ही भारत रत्न दिया जाता तो शायद इस मामले में भाजपा और तेज गति से यहाँ बढ़त ले सकती थी। इसका हरियाणा में अधिक प्रभाव देखने को नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि बाद के वर्षों में चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह के परिवार के बीच में काफी खींचतान हो गई थी। यहां तक हालात बने थे कि एक दूसरे के प्रति दोनों दोनों प्रत्याशी उनके विरोध में खड़े कर देते थे। हालांकि जो उनकी नई पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी है, उन्होंने जयंत चौधरी और दुष्यंत चौटाला के बीच में कुछ तालमेल देखने को मिला था पिछले वर्षों में, लेकिन अब वो तालमेल अभी नहीं है फिलहाल। जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो उसमें करीब 27 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिस पर कि इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि उन क्षेत्रों में जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह का काफी असर रहा है। उनको बहुत प्रतिष्ठा की नजर से देखा जाता है। उनके परिवार का, चौधरी अजीत सिंह जो चौधरी चरण सिंह के बेटे थे, हालांकि वो अमेरिका में इंजीनियर थे, बाद में जब उनकी तबीयत खराब हुई तो चौधरी अजीत सिंह ने आकर उस पार्टी का कार्यभार संभाला था और मुलायम सिंह से दो फार हो गए थे। मुलायम सिंह उनके मानस पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, जबकि उनके अपने बायोलॉजिकल जो बेटे थे वो अजीत सिंह थे। तो लेकिन दोनों में पार्टी पर कब्जा करने को लेकर काफी गहमा गहमी हुई थी और दोनों
अलग अलग हो गए थे। उस वक्त उनके साथ हेमवती नंदन बहुगुणा जैसी वरिष्ठ नेता भी मुलायम सिंह के साथ हो गए थे, और चौधरी देवीलाल भी मुलायम सिंह के साथ हो गए थे। चौधरी अजीत सिंह ने अलग पार्टी अपनी खड़ी कर ली थी। तो यह मांग चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग लंबे समय से चल रही थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने मोहर लगा दी है। और अब सरकार ने ये एक संकेत भी देने की कोशिश की है, नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक संकेत भी देने की कोशिश की जा रही है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस प्रकार की निर्णय ले रहे हैं। तो भाजपा ने सरकार बनने के बाद जिस तरीके से भारत रत्न सम्मान के लिए नामों का चयन किया है, उसके जरिए बीजेपी ये संदेश दे रही है कि उनकी पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जिन लोगों ने देश और समाज के लिए अपना अहम योगदान दिया है उनको सम्मानित कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान दिए जाने का असर जाहिर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि हरियाणा में इसका असर नहीं पड़ेगा। हालांकि ये तो चुनावी नतीजे ही बता पाएंगे। कुछ ही समय बाद अप्रैल या मई में लोकसभा चुनाव होना है, उस वक्त यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब दक्षिण की बात करते हैं। पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया गया है। नरसिम्हा राव का संबंध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से है। नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका असर पूरे दक्षिण भारत के सभी राज्यों पर रहा है, और उनकी छवि बड़ी साफ रही है इस मामले में। बहुत ही सधे हुए प्रशासनिक दक्ष प्रशासनिक नेता के रूप में नरसिम्हा राव जाने जाते रहे हैं, और आर्थिक जो सुधारीकरण है उसकी बयार बहाने वाले पीवी नरसिम्हा राव ही हैं भारत में। यानी भारतीय बाजार को दुनिया के लिए खोलने का जो निश्चयात्मक निर्णय है वो पीवी नरसिम्हा राव ने ही लिया था, और इनके ही नेतृत्व में, इनके ही मंत्रिमंडल में शामिल जो वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उन्होंने लिया था। उन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार की थी, और आज उसी प्लेटफॉर्म पर बाद के सभी प्रधानमंत्री लगातार उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको लेकर पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने की बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया, बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दक्षिण भारत में देखने को मिल रही है। जाहिर है भाजपा इस बहाने दक्षिण में अपना कदम आगे बढ़ाना चाहती है, मजबूत करना चाहती है, वहां के लोगों को यह संकेत देना चाहती है कि उत्तर और भारत की कोई राजनीति नहीं करना चाहती मोदी सरकार, बल्कि मोदी सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर सभी ऐसे लोगों को याद कर रहे हैं, और उनको उनका जो योगदान रहा है उसका पूरा क्रेडिट उनको ये सरकार देना चाहती है। जाहिर है इसका असर सीधा वहां पड़ने वाला है। पीवी नरसिम्हा राव की सुपुत्री ने इस मामले में बड़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो एक राज्य थे, उन दोनों में तो इसका असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही कर्नाटक में भी, तमिलनाडु में भी इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। अब तमिलनाडु को टारगेट किया है प्रधानमंत्री ने एमएस स्वामीनाथन के बहाने। एमएस स्वामीनाथन वो नाम है जिन्होंने भारत को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई है। उनकी उनकी बेटी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि उन्हें गर्व और खुशी है कि उनके पिता को यह पुरस्कार मिला है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर यह पुरस्कार उनको जीवित उनके रहते मिल जाता तो इससे और भी अधिक खुशी होती। तो इससे स्पष्ट है कि तमिलनाडु से बिलोंग करने वाले एमएस स्वामीनाथन के बारे में अब ये चर्चा होने वाली है। हालांकि तमिलनाडु पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी विशेष नजर रहती है। जब आप तमिल और जो काशी संगमम की बात आप करते हैं, दूसरे और तीसरे चरण में वो संगमम चल रहा है, वहां के लोगों को लाना ले जाना, तीर्थ कराना, तो इसका भी काफी असर पड़ने वाला है। एमएस स्वामीनाथन की का जो योगदान है वो अतुलनीय है, और बहुत प्रतिष्ठा की नजर से इन्हें देखा जाता है, इस प्रकार की शख्सियत को। तो जाहिर है इसका असर प्रधानमंत्री अब तमिलनाडु में भी पैदा करने वाले हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके पीछे का जो राजनीतिक आशय रहा हो या कुछ भी रहा हो, लेकिन आज जो ये निर्णय लिया गया है इन तीन शख्सियतों को भारत रत्न देने का, वास्तव में इससे भारत रत्न जैसे सम्मान का ही गौरव बढ़ा है। उसकी ही उसका ही उसके वेट में वृद्धि हुई है, मैं ऐसा कहना चाहता हूं, क्योंकि ये ऐसे तीन लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित कर दिया था। जहां तक बात करूं मैं चौधरी चरण सिंह की, तो ये एक अकेले ऐसे ऐसे नेता हैं जो कि स्वतंत्रता से पहले के हैं, जो
प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और बहुत अहम योगदान रहा है इनका स्वतंत्रता के आंदोलन में। और उन बाद के आज़ादी के बाद के वर्षों में भारतीय राजनीति में इनका अतुलनीय एक अमिट छाप इन्होंने छोड़ी है, जो इनका योगदान रहा है, जितनी सक्रिय भूमिका इन्होंने अदा की है, खासकर 1975 इमरजेंसी के खिलाफ जिस तरह से ये सामने आए थे, और 1977 में मोरारजी देसाई भाई की सरकार को गठित कराने में जनता पार्टी के गठन में इनका बड़ा योगदान रहा है। तो भारतीय राजनीति को एक अलग लीक देने वाले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना वास्तव में भारत रत्न का ही सम्मान इससे बढ़ा है। पीवी नरसिम्हा राव जिस आर्थिक सुधारीकरण का फायदा हम सभी आज, हमारी पीढ़ी या हमसे अब वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी उठाएगी, उसको प्लेटफॉर्म तैयार करने वाले पीवी नरसिम्हा राव हैं। इस प्रकार के बहुत कठोर और जोखिम भरे रिस्क उठाने वाले पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हैं। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई और दुनिया में सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव का सामना इस प्रधानमंत्री को 5 साल में करना पड़ा था गठबंधन की सरकार के कारण से। और एम एस स्वामीनाथन के बारे में मैंने आपसे पहले ही कहा कि उनका योगदान तो भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, इसलिए वर्तमान पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, कई पीढ़ियां उनको याद करती रहेगी। तो ये थी आज की राजनीतिक विश्लेषण की यह कड़ी, और फिर हम एक दूसरी कड़ी लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। द पब्लिक वर्ल्ड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।